हेलो ट्रेनिज। आइए आज हम लोग इस क्लास में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन यानी MPCA टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सैंपल पेपर सेट नंबर 3 देखेंगे, जो CBT एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो उसमें। तो इससे पहले हम लोग 2 सेट देख चुके हैं, ये तीसरा सेट है। और इस तीसरे सेट में जो CBT एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये मिला करके एक पेपर बनता है, और ये एम्प्लॉयबिलिटी ये दूसरा पेपर होता है। दोनों एक ही दिन एक ही साथ होते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और ये 100 नंबर के टोटल होते हैं ये। और इसमें 33 नंबर पासिंग मार्क होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन होते हैं, और ये 50 नंबर का होता है। इसमें पासिंग मार्क 17 नंबर होते हैं। टोटल 150 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन होता है। तो आइए देखते हैं इसमें 75 क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये ट्रेड थ्योरी से है। ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन देखेंगे ट्रेड थ्योरी से। पहला क्वेश्चन है, हाउ आउटपुट मॉड्यूल वर्क्स एज कंपेयर टू इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल की तुलना में आउटपुट मॉड्यूल कैसे कार्य करता है। तो जो इनपुट PLC होती है, PLC में 2 मॉड्यूल होते हैं, एक इनपुट मॉड्यूल होता है, एक आउटपुट मॉड्यूल होता है। इनपुट मॉड्यूल में सेंसर वगैरह जुड़ते हैं, और आउटपुट मॉड्यूल से एक्चुएटर वगैरह जुड़ते हैं। तो सेंसर क्या करता है, जो फील्ड होता है, फील्ड मतलब कि जिस जिस चीज़ के लिए सेंस करने के लिए सेंसर लगाएंगे फील्ड में, तो वो फील्ड हो जाएगा। तो वो फील्ड से क्या करता है, ले करके PLC को देता है। ठीक है, ये फील्ड से ले करके सिग्नल को PLC को देता है। तो PLC क्या करती है, उस सिग्नल पे प्रोसेस करती है जो सेंसर से प्राप्त होता है। उस सिग्नल को अब क्या करेगी PLC, इस आउटपुट से फील्ड को देगी। मतलब मोटर को कंट्रोल करना है, लैंप को कंट्रोल करना है, या और कोई है जिसको कंट्रोल करना है, तो वो PLC क्या करेगी, फील्ड को देगी। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में काम करते हैं। जो इनपुट होता है फील्ड से लेकर के PLC को देता है, जबकि आउटपुट क्या करता है, PLC से सिग्नल लेकर के फील्ड को देता है। तो दोनों का उल्टा काम होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, रिवर्स प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, विच इज द इनपुट डिवाइस ऑफ PLC। PLC का इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो PLC में इनमें से इनपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो सेंसर का PLC के रूप में इनपुट के रूप में हम लोग यूज करते हैं PLC के अंदर। जबकि एक्चुएटर, इंडिकेटर, अलार्म, ये तीनों जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि सेंसर ही इनपुट डिवाइस होता है। स्विच होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ PLC। PLC का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। इसमें से आउटपुट डिवाइस बताना है कि PLC के अंदर कौन सी आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज की जाती है। तो सेंसर इनपुट डिवाइस होता है, पुश बटन इनपुट डिवाइस होता है, लिमिट स्विच भी इनपुट डिवाइस होता है, एक्चुएटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, फ्रॉम विच डिवाइस डिजिटल मॉड्यूल एक्सेप्ट्स इनपुट। डिजिटल मॉड्यूल किस डिवाइस से इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो डिजिटल मॉड्यूल जो होता है इनपुट किससे करता है, डिजिटल डिवाइस से करता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द इनपुट डिवाइस ऑफ PLC। PLC के लिए इनपुट डिवाइस का नाम बताना है इसमें से। तो वाल्व, मोटर, हार्न, सेंसर, तो ये सेंसर ही क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज आउटपुट डिवाइस ऑफ PLC। PLC का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। इसमें आउटपुट डिवाइस बताना है। तो जो सोलेनॉइड वाल्व होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है, बकिया ये सेंसर, स्विच, पुश बटन क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ PLC आउटपुट मॉड्यूल्स आर देयर। PLC आउटपुट मॉड्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं PLC आउटपुट मॉड्यूल। एक क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, DC डिस्क्रीट, एक होता है AC डिस्क्रीट। ये AC पे वर्क करता है, ये DC पे ही वर्क कर जाता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द PLC हैज एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स फॉर इंटरफेसिंग इनपुट एंड आउटपुट। PLC के इनपुट और आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए किस मॉड्यूल के लिए विशेष मॉड्यूल क्या कहलाता है, उसका नाम बताना है।
तो इसमें देखिए इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इन ए पीएलसी इज द डिस्क्रीट इनपुट डिवाइस। पीएलसी में निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल डिस्क्रीट इनपुट डिवाइस है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिजिटल, और डिजिटल का मतलब जिसमें 0 1 यानी कि या तो ऑफ रहेगी डिवाइस या तो ऑन रहेगी, तो ये डिजिटल या डिस्क्रीट इनपुट के रूप में जाना जाता है। तो ये जो एलईडी होती है ये आउटपुट डिवाइस होती है, तो ये इनपुट डिवाइस है नहीं, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। फोटो सेंसर, फोटो सेंसर एक इनपुट डिवाइस होता है और ये 0 और 1 के फॉर्म में सेंस करके देता है। यदि अंधेरा है तो 0 दे देगा और उजाला है तो 1 दे देगा, इस तरह से करके ये देता है फोटो सेंसर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोटो सेंसर। ये पोजिशनर है, ये लैंप है, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं, तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैविंग स्विच एंड सेंसर आर देयर एग्जांपल्स। निम्नलिखित में से स्विच और सेंसर वाले उपकरण कौन से हैं। तो इसमें स्विच और सेंसर वाले उपकरण का नाम बताना है। तो ए ऑप्शन है इनपुट मॉड्यूल और बी ऑप्शन है आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट इनपुट मॉड्यूल। तो इसमें जो है इनपुट मॉड्यूल, ये स्विच और सेंसर किस में आते हैं, इनपुट मॉड्यूल में आते हैं। स्विच से हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो ये सेंसर के रूप में लगा सकते हैं, मतलब इनपुट के रूप में लगा सकते हैं। सेंसर के रूप में ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो स्विच और सेंसर इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन ए पीएलसी। निम्नलिखित में से कौन सा पीएलसी में आउटपुट डिवाइस है। इसमें आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। तो आउटपुट डिवाइस के रूप में ये सॉलिड स्टेट रिले जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। ये सॉलिड स्टेट रिले का क्या मतलब है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। और अन्य यदि मैकेनिकल रिले देखेंगे तो उसमें मूविंग पार्ट होते हैं। यहाँ पे एक कॉइल लगी रहती है और कॉइल में जब सप्लाई इस तरीके से देते हैं तो ये एनर्जाइज होती है और एनर्जाइज होकर के जो आर्मेचर होता है उसको खींच करके एनओ को एनसी, एनसी को एनओ बना देती है। जबकि सॉलिड स्टेट रिले में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इस पे सिग्नल मिलने पे ये किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करता है बिना मूव किए हुए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सॉलिड स्टेट रिले है, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये सब इनपुट डिवाइस है, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएफडी। वीएफडी का पूरा नाम क्या है। तो वीएफडी का पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। सी ऑप्शन इसका दिख रहा है, तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव से क्या किया जाता है, मोटर जो होती है मोटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। यदि मोटर को कम धीरे धीरे चलाना है तो वीएफडी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और तेजी से चलाना है तो वीएफडी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और इससे वीएफडी के माध्यम से किसी भी मोटर को स्मूथ स्टार्टिंग प्रदान किया जाता है, तो धक्के से उसको स्टार्ट नहीं, धीरे 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 करके स्टार्ट कर सकते हैं बिना वाइब्रेशन कराए हुए। तो इसका सही ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, विच कन्वर्जन डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड एज वीएफडी एज इट कन्वर्ट फिक्स्ड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी इनटू वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज। किस कन्वर्जन डिवाइस को वीएफडी भी कहा जाता है, क्योंकि यह निश्चित वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ये पावर को क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ वीएफडी टू कन्वर्ट फिक्स्ड वोल्टेज इनटू पावर, इनपुट पावर इनटू फिक्स्ड वोल्टेज इनपुट पावर को परिवर्तित करने के लिए वीएफडी का ड्यूटी साइकिल क्या होता है। तो फिक्स्ड वोल्टेज जो होता है इनपुट कराते हैं पावर, जैसे ये वीएफडी है, तो वीएफडी में 440 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे सप्लाई इसको इनपुट कराएंगे, तो ये आउटपुट में क्या करेगा, इस वोल्टेज को वेरिएबल करके देगा, परिवर्तित करके देगा, कंट्रोल करके देगा। तो इसकी सही ऑप्शन जो हो जाएगा वेरिएबल वोल्टेज हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ वीएफडी टू कन्वर्ट फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी इनपुट पावर इनटू। फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी इनपुट पावर को परिवर्तित करने के लिए वीएफडी का ड्यूटी साइकिल क्या होगा। तो यहाँ पे किसको परिवर्तित किया जाता है, फ्रिक्वेंसी को, मतलब फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी इसको परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल
फ्रिक्वेंसी सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आर देयर इन VFD। VFD में कौन से दो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज किए जाते हैं? तो दो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस IGBT और मॉसफेट का यूज किया जाता है। IGBT एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो स्टैटिक रूप से क्या करता है, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के काम आता है। मॉसफेट भी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है। जो VFD होती है, VFD के अंदर कई सेक्शंस होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले AC सप्लाई इनपुट कराई जाती है, फिर यहाँ पे उसको रेक्टिफाई किया जाता है, फिर रेक्टिफाई करने के बाद उसको शुद्ध DC प्राप्त किया जाता है, फिर इस शुद्ध DC को इन्वर्टर लगा करके कंट्रोल करके AC सप्लाई में कन्वर्ट करके बाहर 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल फ्रिक्वेंसी और कंट्रोल वोल्टेज का सप्लाई दिया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई VFD इज डेवलप्ड मेनली टू कंट्रोल। VFD को मुख्य रूप से नियंत्रित करने के लिए क्यों विकसित किया गया है? तो किया गया किसके लिए? तो ये AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है VFD का। DC मोटर की स्पीड आसानी से कंट्रोल हो जाती है, जबकि AC मोटर की स्पीड आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाती है। आज से 10-15 साल पहले AC मोटरों की स्पीड कंट्रोल करना बहुत कठिन काम होता था, नहीं कंट्रोल होती थी। लेकिन आजकल मतलब कि आधुनिक समय में VFD का यूज किया जाता है और इसके माध्यम से AC मोटर की स्पीड को स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द VFD। निम्न में से कौन से VFD की मुख्य विशेषता है? तो VFD की मुख्य विशेषता इसमें से बताना है। ये क्या करती है, एडजस्टेबल स्पीड प्राप्त मतलब कर सकती है, एडजस्टेबल करंट को मतलब एडजस्ट करती है, साउंड को एडजस्ट करती है, लाइट को एडजस्ट करती है। तो ये सब नहीं काम करती है, ये मुख्य रूप से स्पीड को एडजस्ट करती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज हैविंग द फीचर ऑफ एडजस्टेबल स्पीड एंड सॉफ्ट स्टार्ट स्टॉप। निम्न में से किस डिवाइस में एडजस्टेबल स्पीड और सॉफ्ट स्टार्ट स्टॉप की सुविधा है? तो मॉसफेट एक डिवाइस का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। BJT भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है। VFD जो होती है एक ये डिवाइस है जो क्या करती है, स्पीड को कंट्रोल करती है और मोटर को सॉफ्ट स्टार्ट प्रदान करती है। सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब कि बिना झटके के साथ स्टार्ट करने का काम करती है मोटर को। जैसे ये मोटर है तो VFD बिना झटके को इसको स्टार्ट करने का काम करती है और स्पीड को भी, मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से, VFD के माध्यम से। PLC एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द यूज फॉर VFD फॉर एडजस्टेबल स्पीड एंड सॉफ्ट स्टार्ट स्टॉप। एडजस्टेबल स्पीड और सॉफ्ट स्टार्ट स्टॉप के लिए VFD का क्या उपयोग है? तो ये एक कंट्रोलर की तरह काम करता है, तो पावरफुल कंट्रोलर इसको कह सकते हैं। 20 का ये ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की इकाई बताना है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो गया वोल्टेज का। ओम जो होता है प्रतिरोध की इकाई होती है और एम्पियर जो होता है धारा की इकाई होती है और फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। तो इसका सही ऑप्शन बी है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की SI यूनिट क्या है, तो हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज हाई स्पीड सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ VFD। निम्न में से कौन सी यूनिट VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव की हाई स्पीड सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट होती है? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर और DSP होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सभी गणनाएं और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है VFD के अंदर। जबकि DSP क्या करता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या करता है, वेव फॉर्म और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जैसे कार्यों के लिए बहुत तेज और सटीक काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोसेसर इज हैविंग डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक एंड कंट्रोल इज इंक्लूडेड इन सिंगल IC कार्ड। निम्न में से इस कंप्यूटर प्रोसेसर में डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक और कंट्रोल होता है। हाँ, जो सिंगल IC में शामिल होता है उसे क्या कहते हैं, तो सिंगल IC के अंदर क्या मतलब होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइक्रो
प्रोसेसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट आईसी स्टैंड फॉर, मतलब आईसी का फुल फॉर्म बताना है। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि एक ऐसी सर्किट होती है, छोटी सी सर्किट होती है, मतलब छोटा सा होता है, इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों में ट्रांजिस्टर, डायोड, एफईटी, जेफईटी ये सब इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, तो इसलिए इसे इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है इसी को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप। तो इसका सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 26 नंबर है, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो हम लोग पीछे देखे थे, उसका क्या फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होगा, डीएसपी हो जाएगा, डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इन हाउ मेनी वेज एसी मोटर स्पीड कंट्रोल। एसी मोटर की गति कितने तरीके से नियंत्रित होती है, तो दो तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। एक होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी होता है, तो यहाँ पे पी का जो कंट्रोल भी दिए पुरानी हो गई है, लगभग इसको नहीं यूज किया जाता है। फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया जाता है, तो ये दो विधि होती हैं फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल करके, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन वीएफडी, यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें हम लोग एसी मोटर का यूज करते हैं। वीएफडी से जो स्पीड कंट्रोल होती है, एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी फेजेस मोटर इज यूज इन वीएफडी। वीएफडी में कितने फेज का उपयोग किया जाता है, तो मुख्यतः 3 फेज का उपयोग किया जाता है, 3 फेज का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएम। आरपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रोटेशन पर मिनट होता है इसका फुल फॉर्म, तो रोटेशन पर मिनट, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट होता है, दोनों इसका सही ऑप्शन है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहीं पे रोटेशन दिया रहेगा तो वो भी सही रहेगा, रिवोल्यूशन दिया रहेगा तो वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वाई आरपीएम इज यूज टू मेजर। मापने के लिए आरपीएम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वीएफडी की स्पीड को नापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन वीएफडी। वीएफडी में कितने सेक्शंस होते हैं, तो इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर 4 सेक्शंस इस तरीके से होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। 4 सेक्शन कौन होते हैं, एक रेक्टिफिकेशन सेक्शन होता है, दूसरा डीसी लिंक होता है, तीसरा इन्वर्टर सेक्शन होता है, चौथा कंट्रोल सेक्शन होता है, तो इस तरीके से सेक्शन बने रहते हैं। रेक्टिफिकेशन सेक्शन में क्या होता है, यहाँ से एसी ली जाती है और इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे तो डीसी प्राप्त कर लिया जाता है, फिर यहाँ से इन्वर्टर को क्या किया जाता है, इन्वर्टर से फिर से एसी में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पे कंट्रोल्ड एसी प्राप्त किया जाता है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को कंट्रोल कर लिया जाता है इन्वर्टर सेक्शन के अंदर। फिर इसको कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करके यहाँ पे जो भी मोटर होती है 3 फेज की, उसको 3 फेज से सप्लाई ऐसे दे दिया जाता है, और इस मोटर की स्पीड को इस तरीके से इस वीएफटी के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच पैरामीटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द वीएफडी मोटर। वीएफडी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, तो फ्रिक्वेंसी का जनरली उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आईजीबीटी एंड मॉसफेट यूज्ड इन वीएफडी। वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आईजीबीटी यानी इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक नियंत्रित किया जाता है, तो आईजीबीटी और मॉसफेट के द्वारा फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन वी यूज टू कन्वर्ट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी फॉर डेली लाइफ, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन के लिए अपनी विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्युत मशीन का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल रहे हैं तो यहाँ पे मोटर का यूज किया जाएगा। ये मोटर होती है, तो जब इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसका जो शाफ्ट होता है वो घूमने लगता है, तो शाफ्ट पे एक मैकेनिकल एनर्जी मिलने लगती है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले करके कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसे मोटर कहते हैं। और जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर से इसके शाफ्ट को किसी माध्यम से घुमाया जाता है, यानी इसको मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लगता है, तो ये जनरेटर हो जाता है। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर शुड बी कंट्रोल्ड बाय एसी मोटर स्पीड कंट्रोल। एसी मोटर गति नियंत्रण द्वारा निम्नलिखित में से किन दो कारकों को नियंत्रित किया जाता है। तो एसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके एसी मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है, और किसके माध्यम से, VFD के माध्यम से, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, वाई इज द फार्मूला यूज्ड इन मोटर, यानी आरपीएम बराबर 120 गुणते एफ यानी फ्रीक्वेंसी बटे में पी मतलब पोल। तो ये फार्मूला होता है आरपीएम निकालने के लिए। तो पूछ रहा है कि मोटर आरपीएम इतना पोल में इस सूत्र का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कैलकुलेट VFD आरपीएम, मोटर की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, VFD आरपीएम की गणना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट ऑसिलेटिंग टू डायरेक्शनल अल्टरनेटिंग करंट यानी AC इनटू सिंगल डायरेक्शनल यानी कि DC करंट यानी डायरेक्ट करंट, दो दिशाओं वाली अल्टरनेट करंट AC को सिंगल डायरेक्शनल डायरेक्ट करंट DC में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर जब लगा देंगे तो ये क्या करेगा, रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये अब यहाँ से वर्कशॉप यानी WCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट, उष्मा की SI इकाई क्या होती है। तो उष्मा की SI इकाई जो होती है वो जूल होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट उष्मा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। पानी की विशिष्ट उष्मा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक मतलब उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है पानी, तो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या करता है, उबलने लगता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट, धारा की इकाई क्या है। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर को ए से भी दर्शाया जाता है, जैसे 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, इस तरीके से रहता है, तो ये धारा की इकाई होती है। जो तार में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उसी के फ्लो को की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज वेरी गुड कंडक्टर, मतलब कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है इसमें से। तो देखिए, कास्ट आयरन बहुत बढ़िया कंडक्टर नहीं होता है, राट आयरन भी नहीं होता है, स्टील भी नहीं होता है, जो तांबा होता है 1 नंबर का कंडक्टर होता है। मतलब पहले नंबर पे चांदी होता है, उसके बाद किसका नंबर आ जाता है, तांबा का यानी कापर का, फिर इसके बाद सोने का, इस तरीके से आता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इन ए सर्किट, या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। मतलब क्या चीज़ समान होता है, जैसे ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, कई प्रतिरोध सीरीज क्रम में से जोड़ दिए हैं, तो इसमें से क्या चीज़ समान होता है। तो इसमें से जो करंट आई गुजरती है, सब में से एक समान गुजरती है, तो ये सही ऑप्शन करंट हो जाएगा, धारा। जबकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग में अलग अलग होता है, इसमें V1 है तो इसमें V2 हो जाएगा, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है, जबकि करंट क्या होती है, सेम होती है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, ये ईडी से है। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इसके आगे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देखेंगे, जो कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के यानी 12 नंबर के इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेगा। तो ये 45 नंबर है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम बताना है। ये जो उपकरण है, क्या कौन सा उपकरण है, तो ये ट्राई स्क्वायर होता है, यानी बढ़ई की गुनिया इसे कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचाने। ये कौन सा उपकरण है, तो ये बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, सीधा पिन हैमर है, स्लेज हैमर है। तो ये जो है बॉल पिन हैमर है। कैसे समझेंगे, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये बाल की तरह दिख रहा है, बाल गेंद की तरह, तो ये बॉल पिन हैमर है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचाने। ये कौन सा उपकरण है, तो ये कटिंग प्लायर है। ये काटने वाला सर होता है, मतलब कटिंग प्लायर इसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कटिंग प्लायर। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण है ये कौन सा उपकरण है, तो ये लकड़ी का बना होता है, तो इसे लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचाने। ये कौन सा उपकरण है, तो ये ओपन इंडेड स्पैनर है। कैसा है, ओपन इंडेड स्पैनर है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि वही ओपन नहीं रहता, क्लोज रहता, तो ये इस तरीके से गोल गोल दोनों तरफ रहेंगे, तो वो क्लोज वाले रहते हैं। लेकिन ये खुला है तो ये ओपन इंडेड स्पैनर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्किल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, मतलब इसमें कौन सा जो डायमेंशनिंग की गई है, डायमेंशनिंग की विधि है, वो कौन सी विधि सही है। तो देखिए, ये जो डायमेंशनिंग की विधि है ये गलत विधि है, ये सही नहीं है। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही विधि है। इधर से तीर बनाया गया है और इधर से तीर बनाया गया है, और ये जो इसका जो व्यास है, व्यास को बताया गया है कि ये व्यास 50 mm का है। ऐसे फाइव लिख करके 50 लिखा जाता है, इसका मतलब ये व्यास को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे व्यास को दर्शा रहा है, यानी कि व्यास को बताया भी गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक के व्यास को बता रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है। जबकि ये रंग है, ये भी ऐसे बता रहा है, लेकिन नीचे नहीं लिखा जाता है, इस तरीके से करके ऊपर लिखा जाता है, उसके 90 अंश पे नहीं लिखा जाता है। ये भी गलत है, इस तरीके से डायमेंशनिंग नहीं किया जाता है। तो सही डायमेंशनिंग ये बी वाला ऑप्शन सही है। वही रेडियस बताया रहता है, रेडियस तो यहाँ से और यहाँ की दूरी दिखाता है, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो आर यहाँ पे लिखता, फिर आर 50 लिखता, तो उस सही माना जाता। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, ये जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी टोटल 50 नंबर के, और इसमें भी पास होना अनिवार्य होता है, यानी 17 नंबर लाना इसमें अनिवार्य है। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस इटिक्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, मतलब एक कार्यालय में कैसे आपको शिष्टाचार करना रहेगा। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, औपचारिक रूप से कपड़े पहनने चाहिए, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, तो ये गलत बात है। फैंसी मोबाइल रिंग टोन होना चाहिए, भी सही नहीं है। व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, नहीं, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, वर्ड वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। मतलब वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे होमोफोन नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, होमोफोन। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो ये निष्ठा मतलब डेडिकेशन होना चाहिए, डर होना चाहिए, इंग्री होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए। तो डर क्रोध इंग्री से आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। तो ये इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 है, विच पंचुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में पंचुएशन क्या लगेगा ये बताना है। तो इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, तो इस सेंटेंस में देखिए पहले इज आ गया है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि लास्ट में पंचुएशन क्वेश्चन मार्क का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, बड़े अक्षर कब लिखा जाता है अंग्रेजी के। तो बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, मतलब एक वाक्य की शुरुआत में नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं, पहला अक्षर। नेम ऑफ प्लेस, स्थानों के नाम बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर में, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही हैं, तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ द एबव यानी ऊपर के सभी सही हैं। यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, सी लिख रहे हैं तो एस कैपिटल है, बकिया स्मॉल इस तरीके से। नेमिंग ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का नाम यदि लिखना है जैसे राम सीता इस तरीके से लिखना है तो एक कैपिटल आर रहेगा, कैपिटल एस रहेगा। नेम ऑफ प्लेस, कोई प्लेस का नाम लिखेंगे जैसे इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, तो उसका पहला अक्षर बड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है, मतलब डिस्क्राइबिंग करता है। तो इट खाना, खाना खा लो, ये डिस्क्राइब मतलब कर रहा है, रिपेयरिंग मरम्मत कर लो, हॉट गर्म, सॉफ्ट शोरबा, ये डिस्क्राइबिंग नहीं करता। देखिए डिस्क्राइबिंग कौन कर रहा है, ये हॉट गर्म डिस्क्राइबिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बताता है। जैसे हॉट गर्म यानी पानी गर्म है या कुछ गर्म है तो उसको बता रहा है। इट मतलब खाना, ये है कि वर्ब क्रिया होती है। रिपेयर मतलब मरम्मत करना, यह भी क्रिया है और यह संज्ञा हो सकती है पर वर्णन नहीं कर रही है, यानी डिस्क्राइब नहीं कर रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा इसमें। हॉट गर्म यह एक एडजेक्टिव है जो शोरबा जो है या किसी वस्तु की विशेषता को बता रहा है कि गर्म है कैसा है। फिर इसमें शोरबा जो है यह एक नाउन है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, हॉट गर्म। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एनी सेड, नहीं रिप्लाई एंड से, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए, क्या कहना चाहिए, योर वेलकम, आपका स्वागत है कहना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, चूज द वर्ड आड वर्ड, आड मतलब विषम संख्या, विषम विषम शब्द इसमें से चुनना है। तो एक है प्लीज, सॉरी, पेपर, थैंक यू। तो प्लीज, सॉरी और थैंक यू ये सभी क्या है, पोलाइटली एक्सप्रेशन है, यानी कि शिष्टाचार के शब्द हैं। ये बातचीत में निम्रता विनम्रता दिखाने के लिए प्रयोग होते हैं। जबकि पेपर क्या है, यह एक सामान्य वस्तु नाउन है, न कि कोई शिष्टाचार शब्द। तो इसलिए इसमें ऑड जो है कौन सा हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई एम ए बिल्ड, आई वर्क विथ, मतलब मैं एक बिल्डर हूँ, मैं साथ कार्य करता हूँ, किसके साथ कार्य करता हूँ, बिल्डिंग टूल्स के साथ। बिल्डर क्या करता है, बिल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता है, तो इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, बिल्डिंग टूल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, टूडेज वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो देखिए होपफुल आशापूर्ण यानी भावना दर्शाता है, मौसम नहीं। वार्म मतलब गर्म, मौसम के लिए उपयुक्त विशेषण। ब्लू मतलब नीला रंग है, मौसम के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्जेंट बहुत जरूरी है, यह आपात स्थिति दर्शाता है, मौसम के लिए नहीं। तो सही शब्द कौन सा आ जाएगा, वार्म गर्म, मौसम के लिए उपयुक्त विशेषण है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे वार्म भर दिया जाएगा, मतलब आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 61, द वर्ड वेन डिनोट्स, शब्द वेन जब को दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है, ये समय को दर्शाता है। वेन जो होता है समय को दर्शाता है। जैसे प्लेस स्थान, इसके लिए वेयर का उपयोग किया जाता है। थिंग्स चीज, मतलब इसके लिए वाट का प्रयोग करते हैं। पर्सन व्यक्ति, इसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। टाइम या समय के लिए वेन समय को दर्शाता है, यानी वेन का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, राहुल इंजॉयज विथ हिज पेट डॉग,
राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ में मजा आता है। क्या? प्लेइंग करने में, राइटिंग करने में, डूइंग करने में, या वॉशिंग धुलाई करने में मजा आता है। तो किस में मजा आता है? प्लेइंग, उसके साथ खेलने में मजा आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्लेइंग। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज, इट्स इज कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियां, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है, आत्म जागरूकता कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 64, आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण है जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? पर्सनल स्ट्रेंथ जो होते हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, यानी व्यक्तिगत ताकत जो होती है वो क्या करती है? व्यक्ति को अपने जीवन में, करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करती है। तो जो आपके अंदर ताकत है वही आपको आगे बढ़ाती है, आपकी कमजोरियां आपको आगे नहीं बढ़ाती हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क्स ऑन। ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है पर्सनल वीकनेस। पर्सनल वीकनेस जो होती है ये क्या करती है? नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पे डालती है, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो उस पे क्या करना चाहिए? व्यक्तियों को काम करना चाहिए यदि आगे बढ़ना है तो। इसके लिए मतलब इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तिगत कमजोरी इसमें से कौन सी हो सकती है? कॉन्फिडेंस व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है। बेइंग लेजी, ये आलसी आपकी व्यक्तिगत कमजोरी है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जबकि हार्ड वर्क ये कमजोरी नहीं है और एक्टिव रहेंगे ये भी आपकी कमजोरी नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका बी है। अगला क्वेश्चन है, गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, यानी दीर्घकालिक और अल्पकालिक ये लक्ष्य होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है? तनाव क्या है? आनंद की अनुभूति है? नहीं, यह तनाव आनंद की अनुभूति नहीं है। आश्चर्य की अनुभूति है? नहीं। आनंद की अनुभूति है? नहीं। निराश की भावना। तनाव है तो आपके अंदर निराश है और निराश की भावना है, तो ये इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो अच्छे तनाव का संकेत इसमें से कौन सा है? यह आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकता है? नहीं। यह आपको खुद पर शक करता है? नहीं। लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है, को शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनता है? तो ये भी नहीं है। ये क्या करता है? लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। एक अच्छे तनाव का संकेत है ये चीज कि लंबे समय तक आपको तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स आर reduce stress is called a stress booster. Which of the following according to you is not a stress booster? एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? मतलब स्ट्रेस को हटाने के लिए इसमें से नहीं है, मतलब स्ट्रेस को कम नहीं करेगा। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन यही ए ही हो जाएगा। समय पर बिस्तर यानी समय से सो जाएंगे तो ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा। संगीत सुनेंगे तो ये भी स्ट्रेस को कम करेंगे।
बागवानी करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। जबकि ये समस्या के बारे में लंबे समय तक सोचेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस आपका कम नहीं होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? तो माइंडफुलनेस जो है यह किसी भी चीज पर ध्यान न देने की तकलीफ है। यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन है? तो तनाव के बारे में इसमें से बताना है कौन सही है। तो स्ट्रेस कैन बी मैनेज, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। वो क्यों नहीं किया जा सकता है? तनाव कम नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य विवरण सत्य है, मतलब इसमें से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है। किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ये सही है। या आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझने में आप उतने ही बेहतर होंगे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है, ये गलत बात है। किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है, ये भी गलत बात है। तो इसका सही बात जो है बी इसमें से सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ दिस शुड बी कंसीडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजन। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? किस पर विचार करना चाहिए? योर माइंड पे, अपने माइंड पे, अपने दोस्तों की पसंद पे, अपने समुदाय की नीयत पे, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पे। तो ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पे निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेते समय उस पर विचार करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 75 नंबर, विच ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT शॉर्ट। इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना। S से क्या होगा, W से क्या होगा, O से क्या होगा, T से क्या होगा। तो S से देखिए स्ट्रेंथ होती है, W से वीकनेस होती है, ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स, ये इसका फुल फॉर्म है। S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेड्स। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेट था, सेट नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया, जिसमें 38 क्वेश्चन थ्योरी के थे, 6 क्वेश्चन इंजन ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के और 25 क्वेश्चन इम्प्लायबिलिटी स्किल से थे। टोटल 75 क्वेश्चन थे 150 नंबर के। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें पास होना अनिवार्य होता है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। अब आगे की क्लासों में हम लोग अलग अलग चैप्टर को डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासों में। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे क्लास आगे आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे।